नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है इस वक्त वो दुनिया भर में चिंता जो है वो बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को फिर से चिट्ठी लिखी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरी बार आगाह किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की टेस्टिंग अच्छे से की जाए। संक्रमित पाए जाने पर सैंपल इनसेकॉग लैब भेजने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम टेस्टिंग कर रहे राज्यों को जल्द से जल्द टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा है। परिमल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते ज्यादा जानकारी के लिए। परिमल, इस नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में चिंता है। हमारे देश में फिलहाल इसको लेकर क्या बड़ी चिंता है और टेस्टिंग की अगर बात करें तो उसको लेकर क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो इस बात को लेकर है कि किसी तरीके से ये जो नया वेरिएंट है B11529 जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया, वो किसी तरीके से दाखिल न हो पाए, क्योंकि इसका स्केल आप समझ सकते हैं ताबिश की एक अगर आदमी इन्फेक्टेड होता है तो उससे 400-500 आदमी इन्फेक्टेड हो सकते हैं और धीरे धीरे जो प्रसार होता है वो बहुत तेजी से होता है। तो उस बात को लेकर एहतियातन कदम उठाने की बात कही गई है। हमने ये भी देखा कि दूसरी बार ऐसा मौका है जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को आगाह किया है, चिट्ठी लिखी है कि ओमिक्रॉन से सावधान होने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। खासतौर पर जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनकी टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से हो, और खासतौर पे वो देश जो एट रिस्क की कैटेगरी में हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज है और उसके अलावा 11 देश हैं, उनसे जो मुसाफिर आ रहे हैं वो बहुत सघन तरीके से उनकी टेस्टिंग करने की जरूरत है, ताकि ये समझा जा सके, देखा जा सके कि कहीं कोई जो वेरिएंट बाहर में मिला है विदेश में वो कहीं भारत में दाखिल तो नहीं हो रहा। दूसरी नंबर चीज ये कि ये भी बात कही गई है कि जो टेस्टिंग राज्य कम कर रहे हैं उनको टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है, वो टेस्टिंग बढ़ाएं। साथ में ये भी कहा गया कि जो हॉट स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट यानी छोटे छोटे जो क्लस्टर्स बनते हैं जहाँ पे केसेस ज्यादा आते हैं, वहां पे जितने भी सैंपल पॉजिटिव मिल रहे हैं उनको जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए जो इंस्टाकॉग की लेबोरेटरी है उसको भेजा जाए। हॉस्पिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके राज्य इंश्योर करें कि वहां पे कोई दिक्कत ना हो, वो तमाम चीजें रहे जिससे अगर कोई विकट स्थिति होती है तो उससे निपटा जा सके। तो ये तमाम चीजें समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को सुझाव मिलता है, लेकिन इस वक्त इसकी तात्कालिकता और महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ओमिक्रॉन जिस हिसाब से मिला है और अलग अलग देशों में इसके मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। तभी से एक चीज और दर्शकों को बताना जरूरी है कि जहां पे नवंबर के शुरुआती दौर में 100 मामले साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट हो रहे थे, वो रोजाना 1200 मामले होने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन किस स्केल से लोगों को प्रभावित करता है, कितनी जो इन्फेक्शन की तेजी से फैलने की बात है वो तेजी से फैलता है। तो इसलिए एहतियातन ये चिट्ठी जो है वो राज्यों को आगाह करने के मद्देनजर लिखी गई है। परिमल, अभी ओमिक्रॉन का मामला हमारे देश में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर मामले जो हैं बड़े हैं, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताइए। और जो राज्यों की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं नियमों में, कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों ने कुछ फैसले किए हैं। देखिए, यहाँ पर दिल्ली ने भी अपने सतर्कता दिखाई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा था कि जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कल मिलेगी और वो इन पहलुओं को भी देखेगी कि कैसे हमें क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरी नंबर चीज ताबिश की, जैसा हमने देखा कि 2 दिन पहले खबर आई थी कि 15 दिसंबर जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं वो भारत फिर से बहाल कर देगा। कुछ देशों को छोड़ के जो एट रिस्क वाली जो देश है, जिनको खतरे वाले देश की कैटेगरी में माना गया है, वहां को लेकर ये चीजें फिर से बहाल हो पाएगी पुरानी दिनों की तरह, प्री कोविड दौर की तरह। लेकिन प्रधानमंत्री की जब कल बैठक हुई तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि इसको फिर से समीक्षा करने की जरूरत है कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर से पाबंदी हटाने की बात है उसको हमें समीक्षा करना चाहिए, उसको हमें देखना चाहिए। तो उसको भी ये लोग अपनी तरफ से समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि कहीं वो खोलने से कहीं खतरा बढ़ तो नहीं रहा है। दूसरी नंबर चीज, जो मामले बढ़ रहे हैं वो साइंटिस्ट लगातार ये कह रहे हैं कि वायरस कहीं नहीं गया, वायरस में रहेगा तो म्यूटेट भी करेगा, अपना आकार प्रकार व्यवहार बदलेगा, तो ये मामले थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी कम से कम लोगों को बताने के लिए जरूर है हमारे पास कि यहाँ पे ओमिक्रॉन का खतरा नहीं है, ओमिक्रॉन यहाँ पे दाखिल नहीं हुआ है भारत में। जो पुराने वेरिएंट्स हैं वही फिलहाल है, क्योंकि ये औपचारिक तौर पे जो हमें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी मिली कि अभी तक ओमिक्रॉन के एक भी मामले भारत में नहीं आए हैं। जो पुराना वायरस है, जो डेल्टा बहुत प्रिडोमिनेंट रहा है पुराने दौर में, वही उसी वायरस की फिलहाल मौजूदगी है। लेकिन
यहाँ पर यह अपील जरूर करने की बात स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कही है राज्यों से कि समय समय पर आप लोगों को आगाह करें कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको वो अपनाएं, ताकि लोगों में कम से कम ये बात ना जाए कि मामले घट रहे हैं तो हम बहुत सुकून या चैन की सांस ले पाएं और फिर मामले बढ़ने शुरू हो जाएं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वायरस कहीं नहीं गया है और उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अब भी अपनाना है और अपनाना चाहिए, जब तक कि पूरी तरीके से ऐसी स्थिति ना आ जाए कि सिर्फ कुछ एक मामले कुछ एक राज्यों में कभी कभी यदा कदा जो है रिपोर्ट होते रहे। तो अभी भी स्थिति बहुत ऐसी नहीं है जहां पे लोगों को बहुत बेपरवाह या लापरवाह हो जाना चाहिए। जी परिमल, ये इसलिए भी अब जरूरी है ध्यान रखना लोगों के लिए क्योंकि दूसरी लहर जब आई थी तब हमने देखा मामले काफी कम थे, लेकिन बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा केस जो है एकदम से बढ़ गए थे। तो अभी भी नया वेरिएंट आया तो चिंता उसको लेकर इसीलिए है कि कहीं फिर से जो है वैसे हालात ना पैदा हो जाएं, इसलिए हिदायत दी जा रही है राज्यों को तमाम जो जरूरी कदम है वो उठाने के लिए। शुक्रिया परिमल आपका सब जानकारी के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने कहा कि यूरोप समेत कई देशों ने नए वेरिएंट से जूझ रहे देशों से उड़ानों पर रोक लगा दी है। केजरीवाल ने कहा कि भारत को इन देशों से उड़ानों पर रोक लगा देनी चाहिए। केजरीवाल ने लिखा है कि इस मामले में थोड़ी भी देरी नुकसानदेह साबित हो सकती है। और खबर उड़ीसा के मयूरभंज जिले से, जहां पर 25 स्कूली छात्राएं कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। संक्रमित छात्राओं को स्कूल की इमारत में ही आइसोलेट जो है किया गया है और इस स्कूल में 256 छात्राएं हैं और 20 लोगों का स्टाफ है। 2 दिनों से कुछ छात्राओं में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण थे, जिसके बाद उनके रैपिड टेस्ट करवाए गए जिसमें 22 में संक्रमण पाया गया। बाद में 3 और छात्राओं में भी संक्रमण मिला और इसके अलावा एक छात्रा का भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टरों की एक टीम और एक एम्बुलेंस संस्थान के बाहर ही है जहां छात्राओं को रखा गया है। लगातार उनके चेकअप किए जा रहे हैं और स्थिति काबू में बताई जा रही है। The staffs were found negative, but out of the students 217, about 22 students were found positive in rapid antigen test for antigen test, and out of them 3 students were found positive and 1 student's brother was found positive. So total was 4, but 3 were students and 1 is relative of a student. आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अब यूपी टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आज होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक होने की खबर मिलने के बाद परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया गया। अब 1 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा ली जाएगी। यूपी सरकार ने पेपर लीक होने के मामले में एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है जिससे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। ये राज्य की एक बड़ी परीक्षा थी जिसमें पहली पारी में 2554 केंद्रों पर प्राथमिक स्तर की परीक्षा होनी थी और दूसरी पाली में 1754 केंद्रों पर उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा की जानी थी। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। एफआईआर कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो शुचिता और पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। ये भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा न तो कोई फीस देनी होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि यूपी टीईटी के अभ्यर्थियों के साथ सरकार खड़ी है। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त शुल्क जो है उससे नहीं लिया जाएगा। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट इस पर किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टीईटी का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया है।
हर बार पेपर आउट होने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई। बैठक में तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बैठक का बहिष्कार किया। वहीं सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस ने भी कल सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक में टीएमसी शामिल नहीं होगी। सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। किसानों का मुद्दा है एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। उसी साथ कोविड का भी जो आज तीसरी लहर फैलने का एक अंदाजा दुनिया में चल रहा है, तो उसकी भी चर्चा हो गई। यहाँ पर ये हालत है कि किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने नहीं देते। मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा था, मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून इसी सत्र में लेके आइए। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा है कि विद्युत संशोधन विधेयक नहीं आना चाहिए। आपने बिलों की लिस्ट में विद्युत संशोधन विधेयक शामिल कर रखा है। मैंने पंजाब का मसला उठाया कि पंजाब में आपने बीएसएफ का कार्य क्षेत्र 50 किलोमीटर बढ़ा दिया, वहां पर अशांति फैली हुई है। आप लोग जिन्ना जिन्ना करते घूम रहे हैं, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, आप कुछ सुनने को मानने को तैयार नहीं है। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं, तो ऐसी मीटिंग में रह के क्या फायदा है। मुंबई के आजाद मैदान में आज किसानों की महापंचायत हुई और इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत हजारों की तादाद में किसान शामिल हुए। महापंचायत में एमएसपी पर कानून बनाने और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाए जाने की मांग जो है वो उठी। 56 इंच को 6 इंच पे प्रधानमंत्री कौन बनेगा और यहाँ संसद वे अपने दिमाग ठीक कर ले। भारत सरकार जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने आंदोलन और अलग अलग मुद्दों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत से बात की। आज मुंबई में किसान मजदूर महापंचायत हो रही है और उसमें हिस्सा लेने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं खुद राकेश टिकैत जी। सर, दिल्ली से मुंबई यहाँ किसान और मजदूर संयुक्त महापंचायत है। किसानों के साथ साथ मजदूरों की भी समस्या यहाँ पे रखी जा रही है। किस तरह से आप आंदोलन को आगे बढ़वाएंगे और क्या मार्गदर्शन करेंगे आप? गांव का किसान शहर का मजदूर को आ जाते हैं, जब वो शहर में आ जाता है तो उसे मजदूर कहते हैं, लेकिन वो देश का निर्माण दाता है एक ही, दोनों सब एक ही है, सब एक ही है। ये लड़ाई होगी तो पूरे देश में जाएंगे, हम पूरे देश भर में मीटिंग करेंगे। सोमवार को उन्होंने कहा है कि जो बिल है वो वापस ले लिया जाएगा संसद में। शीतकालीन सत्र चीज भी तो है भाई, एमएसपी है, सीड बिल है, फसलों के रेट का सवाल है, बहुत से सवाल है। एमएसपी के लिए समिति तो बना दी है उन्होंने? हाँ, बना रखी। समिति तो 2011 में बन गई थी। प्रधानमंत्री उस टाइम पे समिति में थे। आज के प्रधानमंत्री उस टाइम के मुख्यमंत्री 2011 में, वो स्टैंडिंग एक कमेटी बनी थी फाइनेंशियल, उस पर पीएचडी करी थी मोदी जी ने। वो रिपोर्ट को लागू कर दे।
अपनी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे अपनी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे। मजदूरों की समस्याएं यहाँ पर खास के हम बात करें तो उसके लिए जो संशोधन किया है, लेबर एक्ट में जो संशोधन करा है वो समस्या भी है। गांव का किसान शहर का मजदूर कहलाता है, देश का निर्माणदाता है। आप मुंबई महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र में जो स्टेट ट्रांसपोर्ट के लोग हैं वो आज तकरीबन 15 दिन से बैठे हुए हैं, वो सरकार में विलीन करना चाहते हैं। यहाँ की सरकार भी उस बात को मान नहीं रही है, तो उस पर भी कुछ आप कहेंगे? उन सरकार इसलिए नहीं मान रही कि भारत सरकार सब निजीकरण के पीछे लग रही, तो राज्य सरकार भी उसी का फॉलोअप कर रही, मतलब अनुकरण कर रही है। कर रही, कुछ ना कुछ असर तो पड़ा ही है। उनके लिए भी आवाज उठाएंगे? हाँ, आवाज उठाएंगे, बात करेंगे यहाँ की सरकार से। 3 दौर की बातचीत होगी, बात करेंगे। राकेश टिकैत जी हैं जो यहाँ पर मुंबई और महाराष्ट्र में जो आयोजित है महापंचायत उसमें आए हुए हैं, और इसमें भी वो किसानों के साथ साथ मजदूरों की बात भी उठाएंगे, ऐसा उनका कहना है। मुंबई से कैमरा राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। किसान नेता योगेंद्र यादव भी यहां पर पहुंचे थे, उनसे भी हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने बात की। उनका क्या कहना था वो भी आप सुनिए। किसान विरोधी कानून जो 3 कृषि कानून थे उन्हें वापस लेने के लिए केंद्र सरकार मजबूर हुई है। कल संसद में भी रखा जाएगा, लेकिन इससे किसानों का जो आंदोलन है वो समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसे नई ऊर्जा मिली है, नई ताकत मिली है। हमारे साथ है फिलहाल योगेंद्र यादव जी। सर, एक बड़ी जीत हुई है। जो सरकार या जो नरेंद्र मोदी से किसी ने उम्मीद नहीं थी कभी वो अपना फैसला वापस लेते हैं, लेकिन उन्होंने लिया। उम्मीद थी कि शायद उसी दिन किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन ये और बढ़ रहा है। पता नहीं सरकार ने क्या सोचा था कि प्रधानमंत्री टीवी पे बोल देंगे, किसान टेंट उठा के चल देंगे। प्रधानमंत्री शायद भूल गए कि हमने कई मांग की थी, उनमें से पहली और बड़ी मांग मानी गई, हमने इसका स्वागत किया। लेकिन हमने प्रधानमंत्री को क्या कहा था? हमने कहा था, प्रधानमंत्री जी ये जो आप अपना जबरदस्ती गिफ्ट हमें दे रहे हो ये तो आप वापस ले, और इसके बदले हमें आप वो गिफ्ट दो जो हम अपने मुंह से मांग रहे हैं। किसान को दान नहीं चाहिए, किसान को दाम चाहिए। तो हमने वही कहा कि हमें MSP का कानून चाहिए। आप भूल गए प्रधानमंत्री जी, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भूल जाएंगे। MSP एक प्रमुख मुद्दा है अब जब तीनों कृषि बिल निरस्त हो जा रहे हैं तो, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं, मुद्दे हैं। हमने प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी में 6 मुद्दे गिनाए थे। 3 वो जो कि हमने आंदोलन में पहले दिन से उठाए थे। MSP, जो बिजली का कानून आ रहा है जिसके अंदर गरीबों को सस्ती बिजली और गाँव खेती को सस्ती बिजली बंद हो जाएगी, वो। तीसरा, पराली जलाने वाला, उसका एक नुक्ता बचाओ। और इसके अलावा 3 मुद्दे ऐसे थे जो आंदोलन के दौरान आए। लखीमपुर खेरी का हत्याकांड, जिसके मुख्य अभियुक्त आज भी घूम रहे हैं। 700 के करीब शहीद, उनको मुआवजा, उनके लिए किसी तरह का स्मारक, और जितने केसेस, हजारों केसेस हुए किसानों के खिलाफ, उनको वापस लेना। ये सामान्य मुद्दे हैं, हर आंदोलन के आखिर में आते हैं। जैसे ही सरकार इस पर संतोषजनक जवाब देती है, आंदोलन के इस दौर को पूरा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। किसानों का सवाल अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, भले ही थोड़ा सा सरकार झुक गई हो। जी बिल्कुल, वो सवाल बरकरार है, रहेगा, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई और सरकार आ जाए। किसानों के सवालों पर संघर्ष जारी रहेगा। किसान को तो लड़े बिना कुछ मिलता नहीं, लड़कर ही हासिल होगा। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में सत्याग्रह का जो महत्व था, इस किसान आंदोलन ने कहीं न कहीं उसको पुनर्जीवित कर दिया। कि यदि शांति से आप अपने संकल्प पे डटे रहे तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी झुकना पड़ेगा। ये सवाल, ये सबक पूरे देश के लिए स्थापित। धन्यवाद। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के बेंगलुरु में होने वाले शो को भी पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने शो के वेन्यू को निर्देश देते हुए कहा कि मुनव्वर फारूकी एक विवादित शख्स हैं और कई राज्यों में उनके शो पर रोक लगाई जा चुकी है। मुनव्वर फारूकी का शो आज बेंगलुरु के गुड शेफर्ड में होना था। इसके बाद मुनव्वर ने ट्वीट करके कहा कि नफरत जीत गई और मैं हार गया, अलविदा। पिछले 2 महीने में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के 12 शो रद्द हो चुके हैं।
बेंगलुरु के शहरी इलाके से कांग्रेस ने विधान परिषद के लिए जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने स्कूली शिक्षा भी हासिल नहीं की है, लेकिन चुनाव आयोग को तकरीबन 1750 करोड़ रुपए की संपत्ति का हलफनामा दिया है। हलफनामे की जानकारी जैसे ही बाहर आई, स्क्रैप डीलर यूसुफ शरीफ का नाम सभी की जुबान पर चढ़ गया। 54 साल के यूसुफ शरीफ दिसंबर में होने वाले विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में 1744 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। अरबपति उम्मीदवार है। 1993 में बेंगलुरु के नजदीक कोलार में टेम्पो चलाते थे। मेरे घर में बहुत तकलीफ थी। मेरे भाई बहन 14 आदमी थे घर पे। 14 आदमियों को पालना बड़ी परेशानी थी। परेशानी की वजह से मैंने स्कूल पढ़ा नहीं। मैंने स्कूल छोड़ के इन लोगों मेरे फैमिली के लिए मैंने मेहनत करा था। उसके बाद मैं स्क्रैप बिजनेस किया। उसके बाद मैं रियल एस्टेट किया। ये बताया कि आपने जो कुछ भी बनाया, जो भी पैसे कमाए, उसका क्रेडिट आप स्क्रैप बिजनेस को देते हैं या उसका क्रेडिट रियल एस्टेट को देते हैं? जो भी पैसा कमाया मैंने रियल एस्टेट में ही कमाया सर। स्क्रैप में लाखों में कमाया, रियल एस्टेट में करोड़ों में कमाया। ये हाई कोर्ट से जो प्रॉपर्टीज़ आते हैं वो प्रॉपर्टीज़ एक्शन में मैं ख़रीदता हूँ थ्रूआउट इंडिया के अंदर। कोलार के साथ साथ यूसुफ शरीफ का घर बेंगलुरु में भी है। दरवाजे पर ही रोल्स रॉयस कार दिखी। घर के अंदर गोल्ड प्लेटिंग वाले फर्नीचर बेहद आकर्षक दिख रहे थे। सोने की खान है सर वो। हम लोग सोने से ही पैदा हुए हैं, सोने की मिट्टी से ही पैदा हुए हैं। कोलार गोल्ड फील्ड यानी सोने की खान बेंगलुरु से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। इलाके के रईस होने की वजह से उनका नाम भी अलग अंदाज में है। आपको इलाके के लोग किस नाम से जानते हैं? KGF बाबू के नाम से जानते हैं। KGF बाबू यानी KGF मतलब कोलार गोल्ड फील्ड। हमें यूसुफ शरीफ एक 5 सितारा होटल के लॉन में मिले। जरूरतमंदों के मददगार के तौर पर जाने जाने वाले यूसुफ शरीफ का कहना है कि वो अपने क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक मदद करेंगे। हमारे बेंगलोर के अंदर 3 लाख बच्चों को पढ़ाना और मेडिकल कराना और आगे समाज सेवा करना, यही मेरा लक्ष्य है। और मेरा एक ही ख्वाब है कि आगे की सारी जिंदगी लोगों की सेवा में ही होना। यूसुफ शरीफ उर्फ KGF बाबू पर रियल एस्टेट से जुड़े 3 मामले और तकरीबन 14 करोड़ रुपए के आयकर चोरी का एक मामला चल रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश से मन की बात की और इस दौरान पीएम ने लोगों को कोरोना से सावधानी बरतने की हिदायत दी। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ बताया तो वहीं ये भी कहा कि वो सत्ता में रहने के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए आए हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का पद सेवा के लिए होता है। आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को, और क्या। आप एक जिम्मेवारी निभाइए। ऐसे जितने गरीब परिवार हैं आपके आसपास, उनको अपनी ये कैसे आपको लाभ हुआ, कैसे मदद मिली, ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे सर। और उनको कहिए कि वे भी ऐसा कार्ड बनवा ले ताकि परिवार में पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाए। और आज गरीब दवाई के कारण परेशान रहे, ये तो ठीक नहीं है। अब पैसों के कारण वो दवाई न ले या बीमारी का उपाय न करे, तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है। और गरीब को तो क्या होता है, जैसे आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ
तो कितने महीने तक आप काम ही नहीं कर पाए होंगे। हम तो 10 कदम नहीं चल पाते, जीना नहीं चढ़ पाते थे सर। बस तो आप राजेश जी मेरे एक अच्छे साथी बनके जितने गरीबों को आप ये आयुष्मान भारत योजना के संबंध में समझा सकते हैं, वैसे बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं, देखिए आपको भी संतोष होगा और मुझे बहुत खुशी होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक कृष्णा गौर की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे शख्स की मदद के लिए चेक देने पहुंची तो लेकिन वहां फोटो खिंचवाने को लेकर घिर गई। गोविंदपुरा विधानसभा से बीजेपी विधायक कृष्णा गौर की इस तस्वीर पर विवाद खड़ा हो गया है। विधायक कृष्णा गौर भोपाल के आनंद नगर के गायत्री अस्पताल पहुंची और उस शख्स को चेक देकर तस्वीरें खिंचवाईं जो खुद अस्पताल में भर्ती है और उसकी 2 बेटियों और मां की मौत हो चुकी है। कर्ज में डूबे मैकेनिक ने अपनी 2 बेटियों और पत्नी के साथ जहर पी लिया था, जिससे उसकी बेटियों और मां की मौत हो गई।